हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो आज हम वही अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करने वाले हैं विद सम न्यू कॉन्सेप्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम करेंगे, हमने कल कर लिया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम कर लिया था, लेकिन आज हम करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि अपने अंदर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करके रखता है। ध्यान से समझना, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में अच्छे नंबर से पूछ लिया जाता है। कहानी चालू करते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स। मतलब कहने का ये है कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है विद टाइम, चेंज इन मोमेंटम विद टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। यानी यहाँ पे कहने वाला ये है, जितना आपका मोमेंटम चेंज होगा उतना ही आपका फोर्स चेंज होगा। ठीक है, कहने वाला ये है कि अगर आपका मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे जो टाइम है और जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए टाइम इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स डिक्रीज होगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा डेरिवेटिव फॉर्म में दिखा रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एम वी माइनस एम यू। एम वी यानी फाइनल वेलोसिटी है और एम यू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, चेंज इन ऐसे तो होगा जैसे चेंज इन एक्सेलरेशन होता है। अब हमें पता है कि v माइनस यू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो v माइनस यू की जगह हमने लगा दिया a। ठीक है, मतलब फॉर्मूला ये तो होता है एक्सेलरेशन का, v a इज इक्वल टू वी यू माइनस अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे लगा दिया, तो इसकी हेल्प से पता चल गया हमें फॉर्मूला। तो इसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है फोर्स का फॉर्मूला। और जो सेकंड लॉ था उसने यही बताया था, रिलेशनशिप बताया था फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में। जो ऐसा यूनिट होती है हमारे फोर्स की वो होती है न्यूटन। और 1 न्यूटन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिएगा, ए न्यूटन इज दैट अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसेस 1 मीटर स्क्वायर इन इट। या ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, ओके। यहाँ पे मास और वेट में आप आगे चल के ग्रेविटेशन वाले टॉपिक में समझोगे मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। एप्लीकेशन आपको ध्यान रखना, आपको अगर लॉ समझ में आ जाता है तो आपको एप्लीकेशन आसानी से समझ में आ जाएंगी और आप डेली लाइफ की ही होती हैं सारी एप्लीकेशंस। सबसे पहले आता है कैचिंग ए बॉल। कैचिंग ए बॉल लाइक जब आप बैट बॉल खेलते हो तो जब आपके सामने आप फील्डर बनते हो तो आपके सामने जब बॉल आती है कैच के लिए, तो आप एक साथ कैच ऊपर की तरफ नहीं लेते होगे, आप पहले अपना हाथ धीरे 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 नीचे करते होगे और तब आप कैच लेते होगे। क्यों ऐसा क्यों करते हो आप? कि आपके रूल है गेम के? नहीं, ये रूल नहीं है, ये फिजिक्स का फंडा है। किस तरीके से देखिएगा, जब जो बॉल आ रही है तो उसका मोमेंटम हाई है, यानी उसका मोशन बहुत हाई है। अगर हम एक साथ कैच करेंगे तो एक साथ मोमेंटम जो होगा वो जीरो होगा, यानी मोशन एक साथ जीरो होगा, जिसकी हेल्प से क्या होगा, हमारे हाथ में चोट लग सकती है। इसलिए हम अपने हाथ को धीरे 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 पीछे करते हैं। ठीक है, बुक में बहुत बड़ा इसका टॉपिक भी है, लेकिन कंक्लूजन यही है इसका। ठीक है, अब बात आती है केस ऑफ हाई जंपर। केस ऑफ हाई जंपर की अगर हम बात करें, आपके स्कूल में स्पोर्ट्स होते होंगे, तो स्पोर्ट्स में आपका एक गेम आता है हाई जंप। तो हाई जंप में जब आपने देखा होगा एथलीट को जंप मारते हुए, तो वो वहाँ पे जंप मारता है एक साथ स्पीड में जाके और आगे मिट्टी में कूदता है। वो तो एक साथ कूदता है वो मिट्टी में। क्यों मिट्टी में ही क्यों कूदता है वो, डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं कूदता? क्यों? क्योंकि जब वो भाग के आता है और जैसे ही वो जंप मारता है तो जंप उसमें, यानी उसका मोमेंटम हाई है, उसका मोशन हाई है। अगर वो मिट्टी में जंप मारता है तो उसका मोमेंटम धीरे 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 करके कम होगा। आपने देखा होगा मिट्टी भी उनकी थोड़ी अजीब सी होती है, यानी ग्रुप से, मतलब एक टाइप का बंडल सा होता है मिट्टी का। ठीक है, तो इस तरीके से उसका मोमेंटम धीरे धीरे जीरो होता है। तो ना हम हाई जंप तो ऐसे ही मार सकते हैं, ऐसी रोड पे ही मार सकते हैं जंप, लेकिन नहीं, वहाँ पे 100% चोट लगेगी। अगली बात, हिटिंग ए बॉल। हिटिंग ए बॉल का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, बॉल का मतलब क्या है यहाँ पे, हिटिंग ए बॉल यहाँ पे दो लॉ फॉलो करता है। एक तो इनर्शिया वाला लॉ, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और सेकंड लॉ किस तरीके से कर रहा है, जब मान लीजिए कोई बॉलर ने बॉल फेंकी आपकी तरफ और आपने उसे हिट कर दी, तो उसका देख तो मोशन चेंज हो गया, मोशन की स्पीड चेंज हो गई। ठीक है, बस मोशन चेंज हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम हाइट।
मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसे नीचे छोड़ दिया, देखिएगा अभी एक सेकेंड, ये कोई ऑब्जेक्ट है और मैंने इसे नीचे छोड़ दिया इस तरीके से, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस एक क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे उसका मोशन चेंज होता रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे 0 था, यहाँ पर 1 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे। ये आपका न्यूमेरिकल है सेकंड लॉ का, अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा। हालांकि बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल है, लेकिन मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखा दिया है। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू impart to car velocity of 30 meter per second in 10 seconds starting from rest. The mass is 1500 किलो, ठीक है। ओके, तो देखिए हमें इसमें क्वेश्चन में फोर्स फाइंड करने के लिए कहा है, हमें मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है और टाइम दे रखा है। तो हमें क्या पता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सलरेशन, लेकिन मेरे पास तो एक्सलरेशन है ही नहीं, तो एक्सलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला आपको याद होगा, हमें पता है, हमने 3 वो पढ़ी थी, इक्वेशंस पढ़ी थी मोशंस की, v = u + at, s = ut + ½ at², और थर्ड पढ़ी थी v² u² 2ac। तो अब हम इसमें लगाएंगे सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें टाइम भी है, वेलोसिटी भी है, इसकी हेल्प से हमें एक्सप्रेशन बदल जाएगा। और यहाँ पे आपको ये बात ध्यान समझने की है, उसने इंडिकेट कर दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से चल रहा था, जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से चल रहा था। यानी मान लीजिए ये कोई गाड़ी है और इस तरीके से, ये 0 से तो 10 होगी, मतलब स्टार्टिंग तो 0 ही होगी इसकी, तो 0 ये हो गया, और इसकी हेल्प से हमने सॉल्व करके यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड ये आ गया, 3 मीटर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी हेल्प से आपका ये न्यूटन आ गया। याद रखना हमेशा, जब कभी भी आप एक्सप्रेशन निकाल देते हो, तो अगर आपने a = 3 लगा दिया, हालांकि वो सही तो है, लेकिन किसकी यूनिट है, वो यूनिट देना इंडिकेशन जरूरी होता है आपके पेपर में। टर्म 1 में तो कोई जो है नहीं, टर्म 1 में तो बाकायदा लिखा आएगा MCQ में, लेकिन टर्म 2 में आपके कॉमन से वो आएंगे सब्जेक्टिव, तो लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आता है आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी, कॉमन सी चीज़ें जो कि आप समझ चुके होंगे आसानी से। वेन एवर ए बॉडी एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन another body, the second body exerts an equal and opposite force, नहीं यहाँ पे सॉरी ये फोर्स है, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, ठीक है। मान लीजिए मैंने दीवार पर फोर्स लगाया, दीवार पर फोर्स लगाया, चल दीवार नहीं, आपने पंचिंग बॉक्स देखा होगा, पंचिंग बॉक्स जिससे जो बॉक्सर्स होते हैं प्रैक्टिस करते हैं, आपने देखा होगा वो अच्छी तरीके से। तो उस पर वो जब अपना वो पंच करते हैं, तो वो भी अपना तो इक्वल और अपोजिट फोर्स करता है, वो आगे की तरफ मारते हैं बॉक्सर्स, मतलब आगे की तरफ मारते हैं, वो घूम फिर के वहीं पे आता है, तो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है। ओवरऑल कहने का ये है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट मीन्स F1 = -F2, -F2 इसलिए है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मान लीजिए मैंने सीधे मैंने आगे की तरफ मारा, मतलब आगे की तरफ, यानी वो आगे जाए तो वो पीछे ही आएगा, क्यों, इक्वल अपोजिट मोशन की वजह से, इसलिए इसके एप्लीकेशंस और हैं। देखिए व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड, ये तो डेली लाइफ की बात है, जब कभी हम चलते हैं तो आप ऐसे कहोगे हम तो चल रहे हैं, अरे चल किस तरीके से रहे हो, फिजिक्स की वजह से चल रहे हो भाई आप। देखो आप ग्राउंड पर फोर्स लगा रहे हो, तो ग्राउंड भी तो आप पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहा है, तभी तो आपका पाँव आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। अगला, द केस ऑफ बोट एंड द शिप, पानी में जब कभी भी मान लीजिए ये आपकी बोट है और ये वाटर है, ओके, तो फिर क्या है, जब ये इसमें करते हैं आगे की तरफ, इसमें मारते हैं पानी में, जब ये अपनी डंडी से जब मारते हैं तो ये आगे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है आगे, क्यों, क्योंकि जो वाटर है वो भी इस पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहा है जितना ये इस पर लगा रही है, ठीक है। उसी तरीके से आपने जब कभी अपने फिल्मों में देखा होगा, जब गोली चलती है तो एक साथ पीछे झटका की तरफ आता है, जैसे आपने गेम खेलते होगे कभी कभी आप, तो एक साथ दर्द दर्द की आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, जैसे ही गोली आगे निकलती है तो वो अपना रिएक्शन पीछे की तरफ छोड़ देती है एक साथ, ठीक है। इसी तरीके से आपका जब घोड़ा चलता है, ठीक है, तो वही इक्वल और अपोजिट, वो ग्राउंड पर फोर्स लगा रहा है और ग्राउंड उस पर फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से आपका एप्लीकेशन हो जाते हैं 3 थर्ड लॉ के। अब यह है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। When two bodies act upon one another, their total momentum remain constant, providing no external force are acting.
जब कभी भी दो बॉडी एक के ऊपर एक एक्ट हो जाती हैं वन अनदर, मतलब एक टाइप का कोलिजन हो जाता है, कोलिजन यानी एक्सीडेंट समझ लो यहाँ पे आप, ठीक है। तो उनका जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन भी सेम रहेगा और आफ्टर कोलिजन भी सेम रहेगा, बट वेलोसिटीज आर चेंज, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये बिफोर कोलिजन का है मोमेंटम और ये आफ्टर कोलिजन का है, ठीक है। और ये वाली बात आप ध्यान रखना, जहाँ पे आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ कुछ भी आता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लाइट, तो इट कैन नॉट, मतलब फिर आएगा उसमें इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी तो मैं इसके बाकायदा वो भी कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, इसकी डेरिवेशंस भी कराऊंगा, ठीक है। तो उसके आप स्ट्रेस ना लीजिए बिल्कुल। So by this we have completed the second part of this chapter. We will meet in third part of chapter. Be safe, be happy, and also try to prepare yourself for term 1, ठीक है। Thank you guys for listening me and understanding with me. Thank you guys, be safe, be happy. Bye to all.